मैं भारत की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखूंगा। हमें इस लाइन को गौर से सुनना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वही लाइन है जो भारत के संविधान में तब नेहरू ने जोड़ी थी जब देश के दक्षिण राज्य एक नए देश की मांग कर रहे थे और देश एक तरह से आजादी के बाद फिर से बंटवारे वाली स्थिति में आ गया था। तो इस वक्त नेहरू ने ही संविधान में संशोधन करवाकर ऐसे बदलाव करवाए कि भारतीय गणराज्य का कोई भी हिस्सा दोबारा कभी अलग राष्ट्र की मांग नहीं कर सकता है। और ये थी भारत की अखंडता को बनाए रखने की वो पहल जिस वजह से आज भारत इतनी विविध संस्कृति, भाषा और धर्म को अपने साथ रखकर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। ये तो महज एक घटना थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि अगर नेहरू ना होते तो भारत का चेहरा कैसा होता, जिसमें नेहरू की सार्थकता और निरर्थकता दोनों है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। आज हमारे देश में लोगों को बहुत सी नई नई जानकारियों के हिसाब से यह समझाया जाता है कि नेहरू ने गांधी की चमचागिरी करके प्रधानमंत्री पद को हासिल कर लिया था। ये बात कितनी गलत है ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री पद का पहला चुनाव हो रहा था तो ना तो गांधी जिंदा थे ना ही पटेल, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े हर पहलू को समझने के लिए पहले जरूरी है कि आप नेहरू के बारे में थोड़ा जान लें। नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इसके बाद 1905 में स्कूलिंग और फिर 1907 में कैम्ब्रिज से उन्होंने अपनी एडवोकेट की डिग्री खत्म की। सही मायनों में नेहरू सिर्फ भारत की आजादी के लिए या कह लें कि उसका हिस्सा बनने के लिए भारत आए थे और आते ही भारत को आजाद कराने की जद में लग गए, जिसके चलते वो देश की आजादी के लिए काम करने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर बन गए। यहीं से शुरू होता है नेहरू का आजादी की लड़ाई का वो योगदान जिसके बिना आज देश आजाद तो भले ही रहता, लेकिन शायद आजादी हमें बहुत बाद में मिलती। साल 1912 में वो कांग्रेस के लिए फंड इकट्ठा करने में लग गए थे, जिसके बाद उन्होंने भारत में मजदूरों पर अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ एक नई मुहिम ही शुरू कर दी थी, जिसने नेहरू को देश में एक नई पहचान दिलाई। 1916 में जब अंग्रेजों द्वारा भारत को आजादी के बदले कुछ रियायत देने की बात कही गई थी तो वो नेहरू ही थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य से कम कुछ न लेने की मांग की थी, जिसके बाद तो आजादी की लड़ाई ने एक आग ही पकड़ ली थी, क्योंकि देश को एक ऐसा नया नेता मिल गया था जिसकी सोच में इतनी दूरदर्शिता थी कि उसे आजाद भारत और उसका लोकतंत्र साफ नजर आ रहा था। इसके बाद 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाने के कारण नेहरू पहली बार जेल गए, लेकिन जल्द ही छूट गए। छूटने के बाद नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर भारत की आजादी के लिए बाहरी देशों से समर्थन जुटाना शुरू कर दिया था, जिसका आगे चलकर बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसी की वजह से अंग्रेजों पर एक वैश्विक दबाव भी बनने लगा था। इसके बाद आजादी की लड़ाई में ऐसे ही अहम रोल अदा करने वाले नेहरू जब भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और करीब 1041 दिनों तक जेल में रखते हैं। बात अगर जेल की करें तो नेहरू ने कुल 9 साल देश को आजाद कराने के लिए जेल में गुजारे थे, और शायद वो 9 ही साल थे जो नेहरू को और मजबूत बना रहे थे और देश आजादी की राह पर बढ़ चला था और अंत में आजादी मिली भी। यहीं से शुरू होता है नेहरू का वो रोल जिसने आजाद भारत को भूख, दंगे और अकाल की पीड़ा से मुक्ति की ओर राह दिखाई, क्योंकि आजादी के बाद देश बंटवारे का दर्द झेल रहा था। कश्मीर की बगावत और कुछ वक्त पहले बंगाल में पड़े भीषण अकाल से संघर्ष कर रहा था, जिसे देखकर दुनिया यही कह रही थी कि भारत कभी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन पाएगा। लेकिन नेहरू ने सबको झूठ साबित करते हुए भारत को एक लोकतंत्र बनाने के लिए खुद को लगा दिया और देश को एक मजबूत संविधान देने के साथ ही साथ आजादी के तुरंत बाद देश में एक चुनाव आयोग का भी गठन किया, ताकि पूरा लोकतंत्र लोगों के हाथ से ही चल सके। सोचिए, अगर नेहरू ना होते तो संभव था कि शायद इस देश का भी लोकतंत्र साथ ही आजाद हुए पाकिस्तान की तरह होता, जहां तरक्की इस बात से नापी जाती है कि आतंकी कितने बने। इसके अलावा अगर भारत को आधुनिक बनाने की बात करें तो शिक्षा या कह लें कि विश्व की बराबरी करने के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा को भारत लाना बेहद जरूरी था, जिसका पूरा श्रेय नेहरू को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1951 में नेहरू ने देश को जो नए मंदिर के नाम पर दिया था उसका नाम था IIT।
1951 में उन्होंने IIT खड़गपुर बनवाकर देश को पहला इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, जो कि बिल्कुल विश्व स्तरीय था और जिससे निकलने वाले इंजीनियर्स ने ही एक तरह से आधुनिक भारत को नया रूप दिया। इसके अलावा विश्व स्तरीय मेडिकल स्टडीज के लिए नेहरू ने दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का गठन किया। साथ ही 1961 में कलकत्ता में देश का पहला मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM भी बनवाया। अब आप ही सोचिए कि अगर नेहरू नहीं होते तो देश के पास आज ये सारी चीजें आजादी के तुरंत बाद कैसे होती दोस्तों। इसके अलावा जब अमेरिका और उसके जैसे बड़े देश न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर बॉम्ब के सहारे पूरी दुनिया को डरा रहे थे, तो ये नेहरू ही थे जिन्होंने आजादी के तुरंत बाद भाभा को DAE का सेक्रेटरी नियुक्त करके देश को आजादी के बाद कुछ ही सालों में एक न्यूक्लियर पावर भी बना दिया, वो भी बिना किसी दूसरे देश की मदद के। अब इसमें नेहरू की दूरदर्शिता ही थी कि उन्हें लगा था कि अगर भारत न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं होता तो बाकी शक्तिशाली देश भारत को अपने अधीन बनाने की कोशिश करने लगते, जैसे आजादी के कुछ सालों तक अमेरिका ने पाकिस्तान को कर रखा था। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट जैसी फैक्ट्रियां जिन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्टील दिए, वो भी नेहरू की ही देन है। अब अगर बात कश्मीर की कर लें तो शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो नेहरू ही हैं जिनकी वजह से आज कश्मीर भारत का हिस्सा है, क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था कि कश्मीर में जिन इलाकों में हिंदू ज्यादा है वो भारत का हिस्सा और जिन इलाकों में मुसलमान ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और पटेल जो सारी रियासतों का विलय करा रहे थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था, लेकिन नेहरू को यह पता था कि कश्मीर के बिना भारत का मुकुट नहीं मिल पाएगा और सूफी शैव बौद्ध विचारों और विविध सभ्यताओं वाला इतना खूबसूरत कश्मीर देश से अलग हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने ही कश्मीरी मुसलमानों को भारत के साथ जोड़ने के लिए कश्मीर में रहकर इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया और शेख अब्दुल्ला जो उस समय कश्मीर के बहुत बड़े मुस्लिम नेता थे, उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, जिस वजह से कश्मीर की मुस्लिम जनता भी भारत का हिस्सा बनने को तैयार हुई और कश्मीर भारत का एक अनोखा हिस्सा बन गया। हालांकि इन्हीं चाचा नेहरू के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें उनके नेगेटिव पॉइंट्स में गिना जा सकता है, जैसे कि नेहरू का चीन के लिए प्रेम देश को ऐसा झेलना पड़ा कि आजादी के बाद जब स्थिति सुधरी भी नहीं थी तभी भारत को चीन के खिलाफ एक भारी जंग में हार का सामना करना पड़ा, जिससे कि भारत की पूरे विश्व में बहुत ही थू-थू हुई थी। इसके अलावा वो नेहरू ही थे जिनकी गलती के कारण आज भारत UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं बन सका। अगर उस समय नेहरू की जगह कोई और होता तो संभव था कि आज ये नहीं होता। नेहरू की वजह से ही एक तरह से देश जिसे लोकतंत्र की परिभाषा दी गई थी वो कहीं ना कहीं राजतंत्र की तरह एक ही परिवार के हाथों में सिमट कर रह गया था, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर एक प्रहार की तरह ही साबित हुआ। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे नेहरू का जीवन भी इन्हीं दो पहलुओं के बीच झूलता रहा और आज उनकी मौत के इतने सालों बाद भी वो लगभग हर दिन चर्चा का विषय बने ही रहते हैं, किसी के लिए आदर्श बनकर तो किसी के लिए देश को डुबाने वाली नाव की पतवार बनकर। कोई कहता है नेहरू ने संभाल लिया है और कोई कहता है कि नेहरू ही देश की हालत को कुछ इस कदर बिगाड़ कर चले गए हैं कि आज तक सरकार उसका हर्जाना भुगत रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतने सालों के बाद भी देश के बिगड़ते हालातों का जिम्मा नेहरू के सिर डाल देना कितना सही है? और आपकी पूर्व PM नेहरू के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्दी लौटेंगे एक और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।